गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं राकेश सर। आज मैं आप लोगों को एक नया चीज़ बताने जा रहा हूँ। उसको कहते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जी हाँ, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जाना था कि किस तरह से लीनियर इक्वेशन, जी हाँ, लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब जब हम लोग सॉल्व करने सीख गए, अब उस सॉल्यूशन का कंसिस्टेंसी देखेंगे, मतलब नेचर देखेंगे वह किस तरह का है ना। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। तो चलिए, ये हम लोग का टॉपिक है कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। है ना। सबसे पहले तो ये समझ लेना है कंसिस्टेंसी। देखिए, कंसिस्टेंसी का मतलब का दो मतलब होता है ना। एक होता है बच्चों कि सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन का क्या पॉसिबल है, और दूसरा मतलब होता है क्या लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। जी हाँ, दो ही तरह का हो सकता है। तो एक को कहा जाता है कंसिस्टेंट, ऐसे इसको हम लोग संगत कहते हैं। और दूसरा होता है बच्चों इनकंसिस्टेंट, है ना, असंगत। लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है? कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि सॉल्यूशन संभव है, सॉल्यूशन हो सकता है। किसका सॉल्यूशन? लीनियर इक्वेशन का, जो हम लोगों ने सॉल्व किया था बच्चों। तो बहुत सारे ऐसे लीनियर इक्वेशन होते हैं जिसका सॉल्यूशन होता है, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसका सॉल्यूशन नहीं होता है। तो आज हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, उसके विषय में जानेंगे कि किस तरह के इक्वेशन का सॉल्यूशन हो सकता है और किसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तो जी हाँ, कंसिस्टेंट में होता है पॉसिबल सॉल्यूशन, माने सॉल्यूशन संभव, पॉसिबल सॉल्यूशन माने सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन होना चाहिए। और सॉल्यूशन कितना होना चाहिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे। जी हाँ, और इसमें क्या होगा? इनकंसिस्टेंट में सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, अर्थात इम्पॉसिबल सॉल्यूशन। जी हाँ, दो ही मतलब होता है, दो ही मीनिंग होता है। आप लोग भली भांति समझ रहे होंगे कि पॉसिबल होना। अब होना तो कई प्रकार का हो सकता है, एक भी होता है और एक से ज्यादा भी होता है ना। जी हाँ, पॉसिबल सॉल्यूशन दो तरह का होता है। अगर एक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, तब भी कहलाता है बच्चों, तब इसको यूनिक कहते हैं। यूनिक मतलब, यूनिक का ही मतलब होता है वन। जी हाँ। और दूसरा, अगर एक से ज्यादा, इनफाइनाइट, है ना, मोर देन वन सॉल्यूशन को हम कह सकते हैं इनफाइनाइट, अनंत। जी हाँ, जिसका कोई अंत नहीं है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यह दोनों प्रक्रिया आता है पॉसिबल सॉल्यूशन, मतलब एक भी सॉल्यूशन हुआ तब भी पॉसिबल हुआ, और एक से ज्यादा भी हुआ तब भी पॉसिबल हुआ। ठीक है। हाँ, तो हम लोग समझ रहे थे इनकंसिस्टेंट मतलब इम्पॉसिबल सॉल्यूशन। इम्पॉसिबल सॉल्यूशन मतलब नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होगा ही एक भी नहीं। तो जी हाँ, दुनिया में तीन ही प्रकार का हो सकता है, एक वन सॉल्यूशन, एक मोर देन वन सॉल्यूशन, और एक नो सॉल्यूशन। तो जी हाँ, वन सॉल्यूशन होगा तो भी कहलाता है कंसिस्टेंट, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तो भी कहलाता है कंसिस्टेंट, और अगर नो सॉल्यूशन हो तो इनकंसिस्टेंट। कोई परेशानी? अर्थात ये कंसिस्टेंसी का मतलब होता है नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन को देखना, सॉल्यूशन के स्वभाव को जानना। जी हाँ, तो आज वही जान रहे हैं। तो चलें
हम लोग स्टार्ट करें बच्चों। सबसे पहले तो आपको ये जानकारी हमने दिया था कि लीनियर इक्वेशन, जी हाँ, डिग्री 1 होना चाहिए। डिग्री अगर 1 है तो वह लीनियर इक्वेशन है। और मैंने ये भी बताया था कि लीनियर इक्वेशन 2 टाइप का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। मैंने पहचानने के लिए सिखाया था। तो पहला है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, है ना। और दूसरा क्या कहता है बच्चों, नॉन होमोजीनियस। कोई परेशानी नहीं, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, है ना। ये 2 टाइप का होता है, ठीक है। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की पहचान आपको हमने बताया था कि जिस इक्वेशन का सिर्फ वेरिएबल टर्म और कांस्टेंट टर्म नहीं, कांस्टेंट टर्म क्या हो, 0। जी हाँ, कांस्टेंट टर्म क्या हो, 0, क्योंकि सबसे पहले तो पहचान होनी चाहिए। कांस्टेंट टर्म पूरे सिस्टम का क्या होना चाहिए, 0। इसका मतलब है वह होमोजीनियस इक्वेशन, है ना। और नॉन होमोजीनियस में क्या होता है बच्चों कि कांस्टेंट टर्म पूरा सिस्टम एक तो हो सकता है, लेकिन पूरे सिस्टम का कांस्टेंट टर्म 0 नहीं होगा, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों में, इसी से पहचान कर सकते हैं। आपको तुरंत एट ए टाइम आप बता सकते हैं वो होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है, समझ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, ठीक है। अब जानिए कि हम लोग ये लिए थे z इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0। 3 वेरिएबल का ले रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में। ये देखिए, बताइए पहचान रहे, कांस्टेंट टर्म यही हुआ, ये वेरिएबल टर्म हुआ, कांस्टेंट टर्म तीनों क्या है आपका, 0 है। तो निश्चित यह क्या होगा, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और साथ साथ ये भी जान लीजिए कि इसका एक सॉल्यूशन, एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा, 0 0 0, मतलब x भी 0, y भी 0 और z भी 0। देखिए तो पुट करके सब्स्टिट्यूट करके देखिए सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है एक निश्चित सॉल्यूशन एक तो रहेगा। इसका तात्पर्य ये हुआ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निश्चित ही होबे करेगा, मतलब पॉसिबल ही होगा, एक हो या इंफिनाइट हो। अर्थात होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का सब कंसिस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट। समझ रहे हैं ना मेरी बात, जी हाँ, क्योंकि इसमें इम्पॉसिबल की बात ही नहीं होगी, ठीक है। और इसमें देखिए, इसमें आपका a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। दिख रहा है, बोलिए कांस्टेंट टर्म क्या 0 है, नहीं, d1 है, d2 है, d3। अब देखिए मैं कह सकता हूं कि 3 में से हो सकता है, मे भी 2 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, लेकिन तीसरा 0 नहीं होगा। मतलब 3 में से कोई एक ऐसा होगा जो 0 नहीं होगा। इसलिए हम लोग कहते हैं पूरा सिस्टम का कांस्टेंट टर्म एक साथ 0 नहीं होना चाहिए, तब ये कहलाएगा होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। कहीं कोई परेशानी नहीं बच्चों, है ना, समझ रहे हैं। चलिए, और दूसरी बात मैं ये भी कहूंगा कि इसका नॉट 0 0 0 सॉल्यूशन, इसका x का मान, y का मान और z का मान तीनों जो है एक साथ 0 नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात। तो जी हाँ, सबसे पहले तो पहचानना चाहिए होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है कि नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। तो समझ गए होंगे, 1 सेकंड में आप पहचान सकते हैं, ठीक है। अब पहचान जब कर लेते हैं तो इसके सॉल्यूशन की चर्चा करते हैं कि सॉल्यूशन किस नेचर का होता है। जी हाँ, इसमें तो मैंने कहा था कि बुआ इसका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होता है, मतलब पॉसिबल सॉल्यूशन हमेशा, मतलब एक हो या इनफिनिट। तो जी हाँ बच्चों, मैं बताना चाहूंगा कि इसका 2 ही तरह का सॉल्यूशन होता है।
एक कहलाता है यूनिक, यूनिक माने वन सॉल्यूशन, और दूसरा होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन माने बहुत सारा सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन जब रहता है बच्चों तो कैसे हम लोगों को ये पता चलेगा कि यह यूनिक है ना? तो जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि यूनिक रहने का मतलब होता है ट्रिवियल। इसको क्या कहते हैं बच्चों? ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? ट्रिवियल। और इसको कहेंगे नॉन ट्रिवियल, है ना? तो जी हाँ, ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, यह दो तरह का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और हाँ, तो बच्चों हम लोग ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल, मैंने कहा कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसको ट्रिवियल कहा जाता है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो नॉन ट्रिवियल कहा जाएगा बच्चों, होमोजेनियस इक्वेशन। अब ये कैसे पता लगाएंगे कि यह यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है? तो देखिए, आपको याद होगा, आप जब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो इससे तीन मैट्रिक्स बनाते थे, ए, बी और एक्स, है ना? ए मैं साइड में नोट कर दूं, ए याद होगा, ए की जगह पे A1, A2, A3 कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई है, B1, B2, B3, C1, C2, C3। ठीक है, ये करते थे। उसके बाद बी मैट्रिक्स बनाते थे कांस्टेंट का, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट टर्म आपका 0, 0 और 0 है। ठीक है, और एक्स मैट्रिक्स वेरिएबल के लिए बनाते थे, एक्स वाई। समझ रहे मेरी बात, है ना? तो जी हाँ, और ये जो इक्वेशन है ये बनता था ax बराबर 0, यहां बनेगा ax बराबर b होता था, b यहां क्या है? 0 है। ठीक है, तो चलिए मैं बताना चाहूंगा कि यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए ये जो देख रहे हैं ए देख रहे हैं ना, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। जी हाँ, अगर होमोजेनियस इक्वेशन का कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड से जो मैट्रिक्स बना है उसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो तो वह यूनिक कहलाएगा और साथ साथ ट्रिवियल कहलाएगा। और अगर डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू नहीं, इक्वल टू 0, यहां आपने नॉट इक्वल टू दिया, यहां क्या देना है? इक्वल टू 0। जी हाँ, इसका मतलब है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और उसको कहते हैं नॉन ट्रिवियल। मैं यहीं से समझाना चाहता हूं, देखिए ax बराबर क्या है? 0। ठीक, अगर आप कह सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, है ना, तो x इक्वल टू क्या होगा? 0। x इक्वल टू 0 का मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। x इक्वल टू 0 मतलब x y z का मान एक आने वाला है। ठीक है, x का मान, y का मान और z का मान 0, 0। तो मैंने कहा था कि कम से कम एक सॉल्यूशन तो होगा। चलिए, एक सॉल्यूशन क्या हुआ? 0, 0, 0। किसका? ट्रिवियल का। यहां देखिए, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाए, ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैं ये समझाना चाहता हूं, ये देख रहे हैं। अब देखिए ax बराबर 0, समझिएगा, है ना, ax बराबर 0 और डिटरमिनेंट ऑफ ए भी 0, है ना। तो x का कोई भी मान अगर रखा जाए तो मल्टीप्लाई जब इससे होगा 0 से, तो वह क्या होगा? 0 ही देगा। इसका मतलब है x का मान क्या हो सकता है? इनफाइनाइट, अनंत, कुछ भी x के रूप में हो सकता है कि नहीं हो सकता? जी हाँ, हो सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात? इसीलिए बच्चों होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन में दो ही तरह का सॉल्यूशन मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मैंने ये इसका कंसेप्ट बताया कि क्यों हो सकता है ना, ये इसका मैंने कंसेप्ट बताया, लेकिन चेक करना है आपको अगर होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का कि ट्रिवियल है कि नॉन ट्रिवियल। बस ए का डिटरमिनेंट वैल्यू देखें, नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो ट्रिवियल अर्थात यूनिक सॉल्यूशन, और डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाए तो इसका मतलब है नॉन ट्रिवियल, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब प्रश्न है
ये दोनों किस में आता है? देखिए तो पॉसिबल सॉल्यूशन। पॉसिबल सॉल्यूशन का मतलब होता है क्या? कंसिस्टेंट। इसीलिए बच्चों हम ये कह सकते हैं कि होमोजीनियस इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन होगा वह क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। कहीं कोई परेशानी नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, है ना? तो चलिए, ये है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। अब समझते हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का। तो मैंने आपको समझाया कि पहले पहचानिए कि नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कैसा दिखता है। तो मैंने क्या कहा? पूरे सिस्टम का अगर कांस्टेंट टर्म जीरो नहीं हो इसका मतलब नॉन होमोजीनियस है, और कंफर्म हो जाइए कि अगर नॉन होमोजीनियस है तो इसका 0 0 0 सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अब मैं ये बताना चाहता हूं कि इसका दो तरह का सॉल्यूशन होता है। कैसा? कंसिस्टेंट। एक होता है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या होता है बच्चों? कंसिस्टेंट मतलब पॉसिबल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? इनकंसिस्टेंट, माने सॉल्यूशन नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? इम्पॉसिबल माने सॉल्यूशन नहीं हो। ठीक है, तो ये दो टाइप का इसमें होता है। इसका मतलब होमोजीनियस में एक ही टाइप का हुआ कंसिस्टेंट, और नॉन होमोजीनियस में क्या हुआ? दो टाइप का, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। अब आप समझ रहे हैं कि पॉसिबल सॉल्यूशन में दो कैटेगरी का होता है। क्या सब हो सकता है बताइए आप लोग? यूनिक। क्या होता है? यूनिक। यूनिक मतलब वन सॉल्यूशन। और दूसरा क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना? यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये दोनों इसी में आएगा। ठीक है, और इनकंसिस्टेंट में क्या आएगा? इनकंसिस्टेंट में बच्चों नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन माने सॉल्यूशन होगा ही नहीं। आपको याद होगा, आप लोगों ने 10th में लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा। वहां जो है जितने भी इक्वेशन थे वह सब नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बताया जाता था। और वहां आपको याद होगा, इसको कहते थे अद्वितीय सॉल्यूशन, इसको कहते थे अनंत सॉल्यूशन, इसको कहते थे कोई सॉल्यूशन। वहां भी आपको 3 प्रकार का बताया गया था, यहां भी 3 प्रकार का। लेकिन उसके पहले आपको एक स्टेप में ये बांटना होगा कि कंसिस्टेंसी जो है 2 तरह का होता है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में 2 आता है, यूनिक और इनफाइनाइट, और इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन। अब जांचना कैसे है? कैसे आपको पता चले कि ये है कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट में यूनिक है कि इनफाइनाइट है या इनकंसिस्टेंट है? आइए मैं फिर बात करता हूं। देखिए बच्चों, आपको याद होगा यहां भी आपने 3 मैट्रिक्स बनाया होगा। एक मैट्रिक्स A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, देख रहा है ना? कोफिशिएंट ऑफ XYZ। ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स क्या बनाते थे? B, जो कि कांस्टेंट का होता था, D1 D2 D3, याद है ना तुम लोग? और एक वेरिएबल के लिए XYZ। ठीक है, और इस तीनों को मिला के इक्वेशन बनता था, मैट्रिक्स इक्वेशन, वो होता था AX बराबर B, याद होगा। यही कहलाता है मैट्रिक्स इक्वेशन। मतलब जिस तरह से ये इक्वेशन देख रहे हैं अलजेब्रा के रूप में, वही इक्वेशन यहां भी दिख रहा है मैट्रिक्स के रूप में। और आपको याद होगा x इक्वल टू आप लोगों ने निकाला होगा A इनवर्स B रिजल्ट, है ना? और इसी रिजल्ट से आप सॉल्यूशन करते थे, याद है ना आप लोग? तो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो है ये A इनवर्स, ये क्या लिखते थे? 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इंटू ये B हो गया आपका। मतलब A इनवर्स आप इस रिजल्ट से निकालते थे। तो x इक्वल टू क्या आ गया? 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इंटू B। समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा, चलिए मैं बताना चाहूंगा, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं, तो ये जो है आपको एक सॉल्यूशन दे सकता है आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए ये यूनिक सॉल्यूशन है। और इसका हम लोग ये आराम से इससे निकालते थे, इसी रिजल्ट से। कैसे निकालते थे? x इक्वल टू A इनवर्स B से। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? अच्छा,
अब प्रश्न है इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन की। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, तो यह इनफाइनाइट होगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू इसमें भी 0 हो जाए तो वो भी कहलाता है नो सॉल्यूशन। तो आप सोच रहे होंगे सर तो दोनों में हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगी। जी नहीं, कंफ्यूजन आगे और क्लियर होगी, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 दोनों में होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में भी और नो सॉल्यूशन में। लेकिन आपको आगे भी एक और चीज करना होगा। क्या? ये देख रहे हैं, ये रिटर्न क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। तो जी हाँ बच्चों, इससे आगे आपको करना होगा एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। अगर क्या हो जाए जानते हैं, 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो इसका मतलब है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो नो सॉल्यूशन। तो आप सोच रहे हो सर ऐसा कैसे होगा, मैं यहीं से आपको समझाता हूं। देखिए यही जरा गौर कीजिए, इसको इधर लगाइए तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहां समझा जाए। चलिए आइए इस चीज को समझ लें। यहां ये एक्सप्रेशन x इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है, ठीक है। आइए मैं समझाना चाहता हूं कि दोनों में डिफरेंस। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 दोनों में है बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 इनफाइनाइट में भी और नो सॉल्यूशन में, अगर ये 0 हो जाए, ठीक, 0 इंटू एक्स एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, समझ रहे हैं। अच्छा अब जरा सोचिए, ये मान अगर 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0 हो जाए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू 0 हो जाए, तो एक्स का कोई भी मान रखेंगे, 1 2 3 4 कोई भी मान, है ना, तो उसको 0 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा, 0। तो इसका मतलब 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसका मतलब सही है। कब? जब x का मान कोई भी सब्स्टिट्यूट किया जाए, ठीक है। लेकिन अगर यही बात कहेंगे कि एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी नॉट इक्वल टू 0, अर्थात ये 0 नहीं, ये 0 नहीं, नॉट 0, ठीक है, ये 0 नहीं, और इधर आपका x इंटू 0 क्या है, 0। क्या 0 नॉट इक्वल टू 0 संभव है? ऐसा नहीं संभव है। मेरी बात समझ रहे हैं ना, डिफरेंस समझ रहे हैं ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जी हाँ, तो ये डिफरेंस है। इसलिए आपको अब ये मेमोरी में रखना होगा कि a का डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तब आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट। और डिटर्मिनेंट ऑफ a अगर 0 हो जाए तो आपको फिर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आपको दोनों केस में डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 हो रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में भी और नो सॉल्यूशन में। तो आपको क्या करना चाहिए, एडजॉइंट निकालना होगा a का, ठीक है, यही a का एडजॉइंट निकालना होगा, उसको b से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर दोनों का प्रोडक्ट 0 रहे तब तो यह इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट, और अगर नॉट 0 हो तो इनकंसिस्टेंट। तो मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है ना, ये आपको हमने साइड से बताया कि कैसे क्या हो सकता है, इसको सिर्फ माइंड में रखना है, इसका एक्सप्लेनेशन है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आई बात है ना, कोई परेशानी नहीं। तो चलिए इसको नोट कर लें और फिर इस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी बनाएंगे जिससे कि आपका कंसेप्ट ऑल क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए, हाँ तो बच्चों हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स समझ रहे थे कि कैसे किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन का नेचर अर्थात कंसिस्टेंसी जान सकते हैं, है ना। तो पहले मैंने क्या समझाया, पहले आपको जानना चाहिए होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस की पहचान अलग होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी बात मैंने आपको समझाया कि होमोजीनियस का सॉल्यूशन जो है वह दो टाइप का होता है, एक ट्रेवियल और दूसरा नॉन ट्रेवियल। ट्रेवियल में क्या मैंने बताया, यूनिक सॉल्यूशन माने एक सॉल्यूशन होता है, और नॉन ट्रेवियल में इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब दोनों आपका कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने समझाया कि ट्रेवियल डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0
नॉन ट्रिवियल में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाए। तो ये होमोजीनियस की बात हुई, है ना। नॉन होमोजीनियस में मैंने समझाया कि दो तरह का कंसिस्टेंसी होती है, एक कंसिस्टेंट, दूसरा इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में बताया कि यूनिक सॉल्यूशन और इनफिनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट में बताया नो सॉल्यूशन, है ना। तो वही आपका पुराना वाला भी हो गया बच्चों, 10th क्लास का ही, और द्वितीय सॉल्यूशन, अनंत सॉल्यूशन और कोई सॉल्यूशन नहीं। तो मैं बताना चाहता हूं इसके लिए आपको मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके ये जांचना है। तो मैंने कहा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो इसका मतलब है यूनिक सॉल्यूशन अर्थात कंसिस्टेंट, ठीक है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाए तब आपको कंफ्यूजन होगी, क्योंकि इसमें इनफिनाइट में भी होता है ऐसा और नो सॉल्यूशन में भी ऐसा होता है। इसलिए आपको आगे बढ़ना होगा। मैंने आपको उसको एक्सप्लेन करके बताया कि एडजॉइंट निकालनी चाहिए, एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट निकाले, बी से प्रोडक्ट किए, अगर वह 0 हो जाए प्रोडक्ट तो समझिए क्या इनफिनाइट सॉल्यूशन, और 0 नहीं हो तो नो सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमारे सामने आया। आइए हम लोग इस पर कुछ एग्जाम्पल भी लें, तब आपको पूरा कंप्लीट समझ में आएगा बच्चों। चलिए 3x प्लस 4y इक्वल टू 0, और यहां ले लीजिए 5x प्लस 7y इक्वल टू 0 ले लीजिए। पहले ये बताइए कि ये कौन सा इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन या नॉन होमोजीनियस। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि कांस्टेंट सिस्टम जो है इसका 0 है, इसका मतलब है कि यह होमोजीनियस इक्वेशन होगा। क्या होगा? होमोजीनियस इक्वेशन। कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, होमोजीनियस इक्वेशन, समझ गए। अर्थात इसमें दो ही टाइप का हो सकता है, एक ट्रिवियल और दूसरा नॉन ट्रिवियल। इसके लिए आप पहले मैट्रिक्स बनाइए, ए मैट्रिक्स बनाइए एक्स वाई कोफिशिएंट का 3 5 4 7 बन गया। बी मैट्रिक्स तो जान ही रहे कांस्टेंट का होगा, 0 0 होगा। और एक्स मैट्रिक्स क्या होगा? एक्स और वाई का, ठीक है। ये 3 मैट्रिक्स बनता है, समझ रहे हैं। हालांकि इस सब की अभी जरूरत हमको है नहीं, खाली चेक करना है आपको। तो चलिए डिटर्मिनेंट वैल्यू से चेक हो सकता है। बताइए डिटर्मिनेंट वैल्यू 3 × 7 - 5 × 4 21 - 20 दिस इज इक्वल टू 1। क्या यह 0 के बराबर है? नहीं, 1 0 के बराबर नहीं। इसका मतलब है डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं है। क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ कि इसका सॉल्यूशन यूनिक होगा और साथ साथ ट्रिवियल होगा। इसलिए कह सकते हैं कि सॉल्यूशन हैज ट्रिवियल एंड यूनिक। यूनिक मतलब एक, और एक में भी कौन होगा? x बराबर 0 y बराबर 0। जी हाँ, अगर एक है होमोजीनियस में तब तो यही होगा, ठीक है, कंफर्म है। समझ रहे हैं? आइए एक एग्जांपल इसका और ले, देखिए जैसे 6x प्लस 8y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इक्वल टू 0, ठीक है, ले लिए। चलिए पहले पहचानिए कि यह होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस। तो आप कांस्टेंट टर्म 0 देखकर कह दिए होंगे यह होमोजीनियस इक्वेशन है ना। थोड़ा सा शॉर्ट लिखें, चलिए होमोजीनियस इक्वेशन है। अब ये बताइए कि इसका a क्या होगा? 6 3 8 4, ठीक है, और b क्या होगा? 0 0 होगा ना, और x क्या होगा? x y। समझ रहे मेरी बात? अब बताइए कि होमोजीनियस में आपको क्या करना चाहिए? तो सिर्फ डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है ना। 6 × 4 - 3 × 8 बताइए 24, 6 4 24, ये भी 24 इक्वल टू 0। अब बताइए डिटर्मिनेंट अगर 0 हो गया इसका सॉल्यूशन बताइए, नॉन ट्रिवियल और साथ साथ इनफिनाइट। तो जी हाँ, तो कह सकते हैं कि सॉल्यूशन हैज नॉन ट्रिवियल, ट्रिवियल एंड इनफिनाइट। और अगर कोई पूछे बताओ इसमें ये बताओ होमोजीनियस में ये दोनों आप लोगों ने निकाला तो ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट? तो बिल्कुल आप स्पष्ट बता सकते हैं होमोजीनियस इक्वेशन में इनकंसिस्टेंट तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सॉल्यूशन होना ही है।
इसलिए ये भी कंसिस्टेंट हुआ और ये भी कंसिस्टेंट हुआ। अगर आपको कोई पूछे तो कंसिस्टेंट इसको भी कहते हैं और कंसिस्टेंट ये भी हुआ। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, समझ गए? चलिए, यही है होमोजीनियस इक्वेशन के नेचर को जानने का तरीका। ठीक है, नोट कर लें। हाँ, तो बच्चों हम लोगों ने होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन का नेचर देखा। अब चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं बच्चों, नॉन होमोजीनियस का। पहले तो पहचानिएगा आप लोग। चलिए, 7x + 3y = 10 और 3x + 5y = 8। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या यह होमोजीनियस इक्वेशन है कि नॉन होमोजीनियस। तो आप 1 सेकंड में पकड़ लोगे कि ये नॉन होमोजीनियस है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म आपका 0 नहीं है। तो आप कह सकते हो कि ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है, आइए, ये पहचान हो गई। अब आप मैट्रिक्स बनाओ। ए मैट्रिक्स क्या बनेगा? 7 3 3 5 है ना। बी मैट्रिक्स क्या बनेगा? 10 8 और x वेरिएबल मैट्रिक्स x2 है। ठीक है, आपको जांचना है तो a से ही काम चलेगा बच्चों, ज्यादातर a से ही काम चलता है। चलिए, डिटरमिनेंट ऑफ a निकालें। 7 × 5 - 3 × 3 कितना? 35 - 9 दिस इज इक्वल टू कितना? 26। ठीक है, तो 26 जो आया, क्या यह 0 के बराबर है? नहीं। तो स्पष्ट हो गया, इसका मतलब है कि इसका सॉल्यूशन होगा, लेकिन क्या होगा? 1 होगा, यूनिक होगा, है ना, और साथ साथ कंसिस्टेंट भी होगा। तो लिख सकते हैं आप, सॉल्यूशन हैज कंसिस्टेंट, है ना, एंड यूनिक। यूनिक माने एक, सिर्फ एक बनेगा। और इसी का आप सॉल्यूशन निकालते हैं x = A 1b से। जी हाँ बच्चों, आप लोगों ने जितना भी सॉल्यूशन निकाला होगा वह सब नॉन होमोजीनियस का और साथ साथ कंसिस्टेंट एंड यूनिक का निकाला होगा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं आई। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जिसमें कि आपको ये देखना है कि वह नॉन होमोजीनियस है और साथ साथ माने क्या है, आगे देखेंगे। पहले एग्जांपल ले लें। आइए, 5x + 3y = 20। ठीक है, 10x + 6y = 12। अब बताइए, सबसे पहले तो ये चेक कर लेंगे, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है, ऐसे समझ जाएंगे, होमोजीनियस इक्वेशन है। उसके बाद ए समझिए, ए क्या लेंगे आप? 5 10 3 6। बी क्या है आपका? 20 12 और x क्या है? वेरिएबल xy। ठीक है, अब बताइए डिटरमिनेंट ऑफ ए, है ना। सबसे पहला काम है, ए से ही पता चलेगा। अगर ए नहीं बता पाता है तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, ए का डिटरमिनेंट वैल्यू, ठीक है, बताइए। 30 - 30 ओहो 0। जी हाँ, जब डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाए नॉन होमोजीनियस में, तब कंफ्यूजन रह ही जाता है, तब आगे आपको और बढ़ना होगा। क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 इनफिनाइट सॉल्यूशन में भी होता था और नो सॉल्यूशन में भी होता था। तो आपको हमने बताया था कि आपको एडजॉइंट निकालना होगा। चलिए, एडजॉइंट आप डायरेक्ट भी निकाल सकते टेक्निक से, है ना। मैंने कहा था इसको इंटरचेंज करते 6 5। ठीक है, और इसमें हम साइन लगा दें। ये देखिए आपका एडजॉइंट निकल गया। ठीक है, इससे भी निकाल सकते हैं। तो चलिए, अब एडजॉइंट निकल गया तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? b से। तो आइए b से मल्टीप्लाई करें। 6 - 10 - 3 5 मल्टीप्लाई 20 12। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। बताइए ये क्या हो जाए? 120, ये 12 है। चलिए, 12 है तो -36, यहाँ होंगे 200 -200 और 60। ठीक है, अब बताइए 4, ये कितना हो जाएगा? 11 में 8। अच्छा,
ये देखिए -140, क्या यह जीरो है? नहीं, जीरो नहीं है। अब आप बताइए कि नॉन होमोजीनियस में अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए तो क्या हुआ? स्पष्ट हो गया, नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होगा ही नहीं। सॉल्यूशन नहीं होना मतलब क्या होना? इनकंसिस्टेंट होना। इसलिए कह सकते हैं आप कि सॉल्यूशन हैज इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं होगा। दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहता हूं, अगर ये बाई चांस जीरो हो जाता है ना, जीरो हो जाता तो क्या कहते हैं आप कि सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो कोई परेशानी नहीं है ना, समझ रहे हैं? तो चलिए इसको नोट कर लें। हाँ तो बच्चों आइए एक और एग्जांपल लें। ये देखिए x y z 3 वेरिएबल। चलिए सबका तो सिस्टम एक ही है, इसमें a बनाइए 5 2 5 -1 3 -2 4 5 6 बना लीजिए, b बना लीजिए 5 2 -1 और x बना लीजिए x y बना लीजिए। सबसे पहले तो ये पहचान गए होंगे ये कौन सा है? नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। क्या है? नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, कांस्टेंट टर्म जीरो नहीं है। अब आइए सबसे पहला काम है डिटरमिनेंट वैल्यू। चलिए डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना जानते हैं, +5 लेना। बोलिए +5 का क्या होगा? 3 5 -2 6 प्लस माइनस प्लस साइन होता है -1। बोलिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट गया 2 5 5 6, ठीक है, +4 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट गया 2 3 5 -2, ठीक है। अब वैल्यू निकालिए 18 -10 +1 12 -25। कोई परेशानी नहीं है ना? चलिए ये सब बातें तो आप लोगों के लिए बहुत पुराना हो गया है ना? अब आराम से आप निकाल सकते हैं ये सब चीज। -13 -19, ठीक है। चलिए 5 8 जा 40 4 5 2 जा 10 4 40 -13 76 140। चलिए कितना 9 89 1 और 13, ठीक है। क्या ये जीरो है? नहीं, नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है हाँ तो बच्चों हम लोगों ने देखा 51 नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब है यह क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो कह सकते हैं आप सॉल्यूशन हैज कंसिस्टेंट, ठीक है, एंड यूनिक सॉल्यूशन एंड यूनिक। कोई दिक्कत नहीं। तो ये हुआ नॉन होमोजेनियस का। और आगे मैं ये भी बताता हूँ अगर इक्वल टू जीरो हो जाता, सपोज कीजिए जीरो हो जाता, तो आपको आगे क्या करना होगा? तो आप जानते हैं इसका आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना होगा। एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल लेंगे, उसके बाद एडजॉइंट मैट्रिक्स को b से मल्टीप्लाई करते, अगर ये जीरो हो गया तब तो कह दीजिएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? इनफाइनाइट, ठीक है। और साथ साथ ये क्या हो गया? कंसिस्टेंट। क्या हो जाता? कंसिस्टेंट होता ना। और अगर जीरो नहीं होता, नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या होता? नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट, है ना? जी हाँ। तो ये सब बातें आपको कंसिस्टेंसी में देखनी होती है बच्चों। तो आपको हमने लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन का नेचर बताया बच्चों, इस पर एग्जाम्पल दिया, तो कहीं परेशानी नहीं हुई होगी और आप अपने एक्सरसाइज को सॉल्व भी कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में डालें, और कुछ बच्चों का तो कमेंट बॉक्स में आया हुआ है, मैं उसका डिस्कशन भी कर दूंगा। और साथ साथ मैं आपको अब MCQ, जी हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम मैं आपको डिस्कशन कर दूंगा। और तब ये टॉपिक हम लोग का समाप्त हो जाएगा। हम लोगों का डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स ये अब लास्ट
कंसेप्ट था बच्चों, ये हमारा सबसे लास्ट था। और इसके बाद अगर कोई परेशानी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पर या कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। थैंक यू बच्चों।